बच्चों, पिछले कालांश में हमने सत्री और सानच प्रत्यय का जो सूत्र है लटय सत्री सांचा प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र पर हम चर्चा कर रहे थे पिछले कालांश में। और मैंने आपको वहाँ सत्री प्रत्यय के बारे में बताया था। सत्री प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग कैसे होता है और उसकी रूप सिद्धि भी मैंने आपको करके बताई थी पचंतम की। आज इसी क्रम में अपने सानच प्रत्यय की चर्चा करेंगे। ये वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय हैं। सत्री और सानच प्रत्यय दोनों वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं और वर्तमान कालिक प्रत्ययों में इनको तौ सत के नाम से जानते हैं। उन दोनों को सत प्रत्यय कहते हैं, सत्री और सानच प्रत्यय को। इनका एक सूत्र है लटय सत्री सांचा प्रथमा समानाधिकरणे। ये सूत्र कहना चाहता है कि अप्रथमांत अर्थात प्रथमा विभक्ति से भिन्न के साथ समानाधिकरण होने पर, एक ही वाक्य में समान अधिकरण होने पर, समान विभक्ति होने पर लट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। तो सत्री प्रत्यय में अत शेष रहता है और सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। च हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञा होगी और सानच का जो श है वो लसक व तदित्य से चला गया तो आन शेष रहा। सत्री और सानच प्रत्यय धातु से जुड़कर वर्तमान कालिक क्रिया का बोध विशेषण के रूप में कराते हैं। जहाँ सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है, वहीं सानच जो प्रत्यय है वह आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। मैं कुछ आपको उदाहरण बता रहा हूँ जो आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय लग करके किस प्रकार के रूप बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पच धातु है और उसमें सानच प्रत्यय लगा तो पचमान बनता है। पचमान अर्थात पकाता हुआ। इसी प्रकार इक्ष धातु, इक्ष में देखना, इक्ष का इक्ष्मान देखता हुआ वर्तमान कालिक अर्थ में है। जैसे क्री धातु से सानच प्रत्यय कुर्वाण करता हुआ। दीप का दीप्यमान चमकता हुआ। याच का याचमान अर्थात मांगता हुआ। मुंच का मुंचमान छोड़ता हुआ। मुद का मोदमान, मोदमान मीन्स प्रसन्न होता हुआ। भास का भासमान अर्थात बोलता हुआ। इस प्रकार आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यांत शब्दों के रूप होते हैं। सानच प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में तो राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे और नपुंसकलिंग में फल के समान चलेंगे। एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा। जैसे पचमानम चेत्रम पश्य, उदाहरण है पचमानम चेत्रम पश्य। सूत्र कहना चाहता था कि अप्रथमांत अर्थात प्रथमा विभक्ति से भिन्न के साथ समानाधिकरण होने पर, समान विभक्ति होने पर लट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। यहाँ देखिएगा, पचमान में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है तो चेत्रम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। समानाधिकरण बोलते हैं इसको। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का एक वचन हुआ तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही हुआ। ऐसी स्थिति में लटय सत्री सांचा प्रथमा समानाधिकरण सूत्र काम करता है।
अब पचमानम की आपको सिद्धि में करके बता रहा हूं। पच धातु से वर्तमाने लट सूत्र द्वारा वर्तमान काल में लट हुआ। लटय सत्री सांचौ अप्रथमा समानाधिकरणे सूत्र द्वारा लट के स्थान पे सानच प्रत्यय हो गया। सानच में भी जो स है वह लसक व तदिते से चला गया, स हलंत, और च की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर आन शेष रहा। तिंग सित्त सार्वधातुकम सूत्र द्वारा शित की अर्थात आन की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक संज्ञा होने पर कर्तृसप इस सूत्र से धातु से कर्तृवाच्य में सप का आगम होता है। तो सप का आगम हुआ, सप में भी अशेष रहा। प जो है हलंत्यम से चला गया और स लसक व तदिते से चला गया, मात्र ए शेष रहा। तो बना पच ए और आन। अगला सूत्र है आने मुख। इस सूत्र द्वारा आन परे रहते, आन परे दिया हुआ है, इसलिए अदंत अंग पच, च में ए मिल गया, अदंत अंग हो गया। अदंत अंग पच को मुक, मुक मिस मैं हलंत का, क्या हलंत्यम सूत्र से चला जाता है और मैं का जो ऊ है वह उच्चारणार्थक है, तो मैं ही शेष रहता है। तो मुख का अर्थात मैं हलंत का आगम हुआ, तो बन गया पच मैं हलंत धन आन। जब सारों को मिलाया तो बना पचमान। अब ये कृदंत बन गया है। कृतदित समासा सूत्र द्वारा पचमान की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सवौज सूत्र द्वारा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही था वहां, तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम प्रत्यय आया, तो पचमान धन अम। अमी पूर्व सूत्र से न के ए और अम के ए, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एकादेश होकर के पचमानम बना। इस प्रकार से हमने पचमानम शब्द की रूप सिद्धि भी हमने करके देखी, और मैंने आपको लटय सत्री सांचाव प्रथमा समानाधिकरणे इस सूत्र पर भी आपसे मैंने चर्चा की। दोनों के मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए हैं और आपको रूप सिद्धि भी करके बता दी है। अगले क्लास में हम नया सूत्र लेके आएंगे, फिर मिलते हैं।